हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरे सभी भाभी शिक्षक भाई बहन खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हो कि डेली क्लासेस यहां पर रहती है ओम शिव शक्ति क्लासेस पर रात्रि के 9 बजे। कितने बजे? रात्रि के 9 बजे डेली आपको क्लासेस मिलती है, चाहे संडे हो या मंडे, तीज हो या त्यौहार, है ना। लेकिन आपको क्लासेस जरूर मिलती है। सभी क्लासेस यहाँ पर डेली मिलती हैं। आपको एक बार दोपहर में 12 बजे क्लास मिलती है ना, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। शाम को 5 बजे मैथ्स की क्लास मिलती है। रात्रि के 9 बजे सभी टेट एग्जाम के लिए मिलती है, जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, 12 बजे की क्लास भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी टेट एग्जाम के लिए है। शाम की क्लास भी है। ठीक, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे और साथ ही साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस जान लेते हैं कि चैनल में आने के पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको यहाँ पर बेल जो दी हुई है, इस बेल को आपको क्लिक करना है ना। इस बेल आप बेल को क्लिक करेंगे तभी आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरे लिंक बिना सेंड किए हुए ही आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, क्लास स्टार्ट हो गई है ना। आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैम की क्लास या सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तीसरा काम क्या करना है, आपको क्लास को लाइक करके जाना है। लाइक की संख्या कम रहती है ना, लाइव ज़्यादा फ्रेंड्स रहते हैं लेकिन लाइक की संख्या कम रहती है, तो ये गलत बात है। ये करना चाहिए, आपको लाइक करके जाना चाहिए, है ना। ये शेयर करना आपका मोरल है, ये आपका यहाँ पर कल्चरल है ना, सोशल आपका ये आपको बनता है ना। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप ये शेयर करें, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई फीस की मांग नहीं की जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ की ज़रूर मांग की जाती है बार बार कि आप शेयर जरूर करें। उसका रीज़न आप लोग एक समझें कि रीज़न ये है कि क्योंकि अगर आप तक ये रह जाएगा तो ये आगे नहीं जा पाएगा, है ना। क्योंकि मैं जो कंटेंट बना रही हूँ तो पर्टिकुलर 2 या 4 लोगों के लिए तो नहीं बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी साथी इसका लाभ ले पाएँ, है ना। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप हर एक फ्रेंड, है ना, जो लोग नहीं, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके ये बात है कि वो लोग शेयर करें। रीज़न यही है कि लोगों तक पहुँचाएं, ये आपका धर्म है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई अकेले काम नहीं कर सकता वो सपोर्ट के बिना। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल हर काम संभव हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग अपना यहाँ पर धर्म समझकर, कर्तव्य समझकर शेयर कीजिए। लिंक देख लीजिए, यूट्यूब की लिंक दी हुई है ना। कैमरे की क्लास आज नहीं दे पाई हूँ, रीजन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से आपको कैमरे की क्लास नहीं हो पाई है। हम थोड़ा चेक करवा रहे हैं, उसके बाद जैसे ही सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम तो कैमरे की क्लास 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएगी आपको। ठीक, कोशिश करूँ कल ही मिल जाए, लेकिन आज तो नहीं मिल पाई, इसका मुख्य खेद है। ठीक, चलिए देख लीजिए, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है ना। तो टेलीग्राम की लिंक दी है, तो मेरे साथ ही ये नहीं सोचेंगे कैमरे की क्लास नहीं है तो ये मैम नहीं है। तो बिल्कुल मैम आपके साथ हैं, आपके मन में, आपके हृदय में है, आपके साथ है। बस आप आंसर कीजिए, हर पल मैं आपके साथ हूँ। ठीक, चलिए ये टेलीग्राम की लिंक दी हुई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सभी फ्रेंड्स ज्वाइन कर लें, है ना। सीडीपी की क्लास है आज मेरी यहाँ पर, है ना। साथ में आज हम सीडीपी प्रैक्टिस करेंगे। जो यार सीडीपी के क्वेश्चन है, यूपी टेट के क्वेश्चन बने हुए, प्रीवियस ईयर के यूपी टेट में बने हुए क्वेश्चन, तो देख लीजिए किस तरह से यूपी टेट में भी क्वेश्चन बनता है ना। किस तरह सी टेट के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा भी दिए हैं आपको, एमपी टेट की कराई हूँ, तो आज आप यूपी टेट का भी या सीडीपी के आज क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखिए किस तरह से यूपी टेट में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर संभव निःशुल्क शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ आप सबके साथ। तो आप भी प्रतिबद्ध हो जाए मेरे इस सफर में साथ में चलने के लिए निःशुल्क शिक्षा में। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की, क्योंकि ज़्यादा वक्त ना दायर करते हुए पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम अपने मम्मी पापा को और अपने इष्ट को याद कर लेते हैं, उन्हें नमन कर लेते हैं, फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए, तो जो लोग नए साथी जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले अपने जो भी जिस सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो, फेसबुक पे रहते हो तो फेसबुक में शेयर करके आएँ, व्हाट्सअप पे रहते हो तो व्हाट्सअप स्टेटस में शेयर करके आएँ, है ना। जहाँ भी वो लोग एक्टिव रहते हैं वहाँ पर वो ग्रुप में है तो ग्रुप में शेयर करके, ताकि आपके कोई भी साथी अगर पिछड़ रहा है तो उसे आपका हेल्प मिल जाएगा, साथ ही साथ फ्री की क्लासेस मिल जाएगी, है ना। तो ये चीज़ आप समझिए। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का यहाँ पर प्रत्यय दिया? बहुविमात्मक, ये बहुत सारी बहुकारक बुद्धि आपने सुना है ना, हमने पढ़ाया भी है, लिया भी है। गार्डनर की जो थ्योरी थी हमने कॉन्सेप्ट क्लास में लिया था, है ना। ये बहुविमात्मक प्रज्ञा का मतलब यहाँ पर बहुकारक सिद्धांत का है ना। तो बताएं, आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा। गोलमैन है, स्पीयरमैन है, जो बुद्धि की यहाँ पर बातचीत हो रही है ना, ये बहुत सारी बुद्धि की जो बातचीत हो रही, तो कौन किया है? गोलमैन जी ने किया, स्पीयरमैन जी ने किया है, या जॉन जी ने किया है, गार्डनर जी ने किया। आंसर कीजिएगा सभी लोग, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गार्डनर जी की थ्योरी में बहुत सारी बुद्धि की बातचीत की गई है ना। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गार्डनर की थ्योरी में बात की गई। ठीक, चलिए, तो हम कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर।
बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बने, तो उम्मीद करती हूँ मेरे सभी साथियों से आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो आज की यहाँ पर सेशन में आप लोग देखिए क्या यूपी टेट में आप लोग को कितने नंबर आ रहे हैं, और सभी फ्रेंड्स बताएंगे कि मेरे इतने नंबर आज यूपी टेट में आए हैं। जो मॉर्निंग की यहाँ पर 12 बजे दिन में क्लास हुई है ना, हिंदी व्याकरण की क्लास हुई है, तो सभी साथी जुड़ जाएंगे और देख लेंगे क्लास में, है ना। अगर नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश तो देख लेंगे सभी साथी, ठीक। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया जो एक ये आपका अधिगम ये अक्षमता है, तो ये करने में कठिनाई होती है क्या? पढ़ने या बर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स। जो डिस्लेक्सिया से पीड़ित हो जाते हैं जो व्यक्ति, उनको किस एरिया में उनको प्रॉब्लम आती है बताएं? बर्तन पढ़ने या बर्तनी संबंधी में, या किसी चीज को एक्सप्रेस करने में, या खड़े होने में, या बोलने में। आंसर करें सभी लोग। तो यहाँ पर आपका जो डिस्लेक्सिया, तो आपको मालूम है कि डिस्लेक्सिया किससे होता है? डिसलेक्सिया, ये आपका जब सिया हुआ तो ये आपका पठन हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब बात किसकी आएगी? डिस्ग्राफिया, यहाँ पर जब ग्राफिया की बात आएगी तो वो किससे आएगा? वो लेखन संबंधी आएगा, ठीक। चलिए, तो ये बहुत सारे यहाँ पर ट्रिक भी है ना, हम बता देंगे क्या ट्रिक रहती है, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या रहती है, कैसे आप समझ पाओगे, है ना। तो हम यहाँ पर देख लेंगे क्या क्या ट्रिक रहती है, हम बताएंगे आपको। सिया, फिया, जिया, ऐसे करके ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, है ना। तो वो ट्रिक आपको आसान कर जाएगी समझने में कि आखिर ये कहता क्या है ना। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा समझने की बात है। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है आपको। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले जान लीजिए, अगर कोई नए साथी जुड़े हुए हैं तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? शेयर करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले शेयर करके आएंगे, ठीक। चलिए, मैं बार बार शेयर करने के लिए बोल रही हूँ, और साथ ही लाइक करने के लिए, अगर लाइक आपने नहीं किया है तो लाइक की बटन भी आप लोग प्रेस कीजिए, आपके लिए ही लाइक की बटन है ना। तो आज लाइक के दिखा दीजिए आज कितने लाइक हैं, है ना। और अपने 50+ यहाँ पर लाइव साथी को जोड़ने के लिए आज तैयार हो जाइए, है ना। आप लोग की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जैसे कल की क्लास में, रात्रि की क्लास में, 9 बजे की क्लास में कोई एक साथी थे जो बार बार कह रहे थे कि मैम क्लास में समझ में नहीं आ रहा है ना। तो बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम बताएं, है ना, कि अच्छी क्लास नहीं है तो क्यों नहीं है, रीज़न बताएंगे, तभी यहाँ पर कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ को, समस्या को देखा जाता है कि समस्या क्या है ना, बताएं। हाँ, अगर आप क्लास में पढ़ने आते हैं तो समस्या बताएं, बिल्कुल देखा जाएगा, है ना। आप सबके लिए ही क्लासेस रहती है, ये किसी और के लिए तो क्लासेस रहती नहीं, आप सबको मालूम है ना। 1 घंटे से आपको डेली सुबह भी 1 घंटे, शाम को, रात्रि में भी 1 घंटे, शाम को भी 1 घंटे, तो किसके लिए? आप सबके लिए है ना। तो क्या आपकी समस्याओं को नहीं देखा जाएगा? आप लोग बताइए तो पहले, है ना। हाँ, अगर पढ़ने आते हैं तो समस्याएं को बताइए, या कमेंट करने बस आते हैं तो फिर वो आप लोग जानिए, है ना। तो उसकी समस्या का तो फिर निदान नहीं हो सकता है। निदान यही है कि अगर प्रॉब्लम है तो निदान उसका बिल्कुल होगा, ठीक। चलिए, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? समावेशी जो इंक्लूसिव क्लासेस होती है तो वहाँ पर शिक्षक की भूमिका कौन सी नहीं होती है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। इस शिक्षक की भूमिका नहीं की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको, है ना। दूसरा क्या कर रहा है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है? फोर्थ ऑप्शन, शिक्षक को सीखने में अक्षर को अतिरिक्त समय देखना चाहिए। बताइए, जिस इंक्लूसिव जो क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर शिक्षक की भूमिका नहीं होती है, होने की नहीं होने की बात। आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निःशक्त बच्चों को शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये शिक्षक की भूमिका, ये समावेशी कक्षा की भूमिका ये नहीं होती है टीचर की, क्योंकि पहला जो ऑप्शन आपको कह रहा है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करना, ये सही है, ये आपका राइट है, ये होना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी आपको पॉजिटिव टर्म्स, ये भी होना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षर को अतिरिक्त समझ, जो बच्चा कुछ नहीं समझ पा रहा है, विकलांग है, सुन नहीं पा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, इन सारे बच्चों को, जो विकलांग बच्चे हैं, है ना, पीड़ित बच्चे हैं, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग से बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर सब जो पिछड़े बच्चे हैं उन सबको ध्यान में रख करके उनके अनुसार उनको क्लासेस देनी है, उनके अनुसार उनको देखना है, फीडबैक के अनुसार, ठीक। तो अक्षर व्यक्ति को थोड़ा अतिरिक्त समय कि यहाँ बच्चे को थोड़ा अतिरिक्त ज़्यादा होता है, क्योंकि बाकी बच्चे की अपेक्षा थोड़ा इनको ज़्यादा समय लगता है, इसलिए विशेष थोड़ा सी, विशेष तो नहीं कह सकते लेकिन अतिरिक्त समय जरूर कह सकते हैं, ठीक। लेकिन होगा क्या नहीं, यहाँ पर निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगी, क्योंकि क्लासेस आपकी कैसी है, आपकी समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा में आपको मालूम है कि सभी बच्चों को साथ साथ लेकर के हमको काम करना होता है, ठीक। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए
आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। क्लासेस में जैसे बच्चों को क्लास में ऐसा करें, एक्टिविटी कुछ ऐसा कीजिए कि बच्चे क्या करें, प्रश्न को और भी ज़्यादा पूछें, है ना। तो क्या हतोत्साहित, इसके लिए हतोत्साहित करना चाहिए बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए, या प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी। आंसर करें, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। तो यहाँ पर राइट प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, हमको प्रेरित करना चाहिए बच्चे को, है ना। यहाँ पर बच्चे को हतोत्साहित नहीं, हमको उत्साहित करना है ना, उसको और भी हतोत्साहित नहीं कर देना है। वो बच्चा ना पूछ पाए, रोकना नहीं है, अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हम बार बार आपसे कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप अपनी समस्या यहाँ पर बताएं, ठीक। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे, है ना, और अपना नंबर देखिए कि आपके नंबर कैसे आ रहे हैं। चलिए, तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चे की जो वृद्धि होती है, आपको मालूम है कि वृद्धि भी होती है, विकास भी होती है। तो जो आपके बच्चे की वृद्धि होती है मुख्यतः किससे संबंधित होती है, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, नैतिक विकास से। आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। तो आपकी जो वृद्धि होती है वो मुख्यतः किससे संबंधित होती है, शारीरिक विकास से होती है ना। वृद्धि किससे होती है ना, कि आपके वजन में क्या, पहले आप 3 किलो के थे, फिर 10 किलो के हो गए, फिर 12 किलो के हो गए ना, 20 किलो के हो गए, 25 किलो, ऐसी आपकी वृद्धि होती गई, ठीक। शरीर में आपकी वृद्धि, हाँ सामाजिक में वृद्धि नहीं होती, यहाँ विकास होता है, भावनात्मक भी विकास होता है, यहाँ पर आपका मोरल भी आपका डेवलपमेंट होता है ना। वृद्धि की बात यहाँ पर नहीं होता, शारीरिक विकास मुख्यतः संबंधित इससे होता है ना। समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। मानव विकास का प्रारंभ होता है, क्या है यहाँ पर, मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है, गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या शैशवावस्था से। आंसर करें सभी लोग, एक एक फ्रेंड्स आंसर करेंगे। तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो आपको मालूम है कि मम्मा के पेट से ही, गर्भावस्था से ही वो प्रारंभ हो जाता है ना। बच्चे का वजन वहीं से प्रारंभ के कितने किलो का बेबी है ना। तो आपको ये सबको मालूम है कि मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है, गर्भावस्था से ही चलता है, और जीवन पर्यंत तक ये विकास चलता रहता है ना। जितनी आयु आती जाती, जैसी अवस्थाएं आई है ना, गर्भावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना, फिर युवावस्था, ये सारी अवस्थाएं आती जाती हैं। यहाँ पर वृद्धि और विकास अलग अलग तरह से यहाँ पर वृद्धि होती रहती है, विकास होती रहती है। इस तरह से विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये क्या है, एक बुक का नाम है, क्या है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, यानी जो अधिगम के होते हैं, कंडीशन होते हैं कुछ। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई, E.L. थॉर्नडाइक जी के द्वारा, B.F. स्किनर के द्वारा, R.M. गैने के द्वारा, I.P. पॉलोव के द्वारा। आंसर करें सभी लोग, इसका राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा बताएं सभी लोग। तो जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग है ना, सीखने के जो कंडीशंस होते हैं, है ना, अधिगम के जो कंडीशंस होते हैं, वो कौन लिखा है, R.M. गैने जी ने लिखा है ना। कौन लिखा है यहाँ पर, R.M. गैने जी लिखे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा, है ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। E.L. थॉर्नडाइक जी ने लिखा, स्किनर जी ने लिखा, I.P. पॉलोव जी ने। अब देख लीजिए किस तरह के आप लोग कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं ना, और यहाँ पर आते कितनी आसान से क्वेश्चन है ना, चाहे यूपी टेट हो, MP टेट हो, C टेट हो या रीट हो, कोई भी टेट का एग्जाम हो, कितने आसान से क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी इससे आसान क्या चाहिए, है ना। तो परेशान मत होइए, सबका जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स का आज कोई साथी मॉर्निंग की क्लास में कह रहे थे मैम कैसे C टेट का क्लियर हो हमारा। तो यहाँ पर C टेट हो, MP टेट हो या रीट हो, हम आपको इतना क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, अगर आप इनको यहाँ प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस ही तो चाहिए ना। प्रैक्टिस तो सबसे अच्छा होता है। आप डेली क्लास अटेंड करेंगे तो आपका कोई भी टेट निकल जाएगा। कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे बताइए, जो आपका CDP हो, हिंदी हो, EVS हो, इन सब के पार्ट निर्धारित हैं। जैसे आपका ये जो टेट का एग्जाम होता है यहाँ से निर्धारित होता है कि आपको कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो निर्धारित पार्ट होता है। थॉर्नडाइक जी की थ्योरी से क्या पूछेगा, अगर प्रभाव का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत है, और वही तो हम पढ़ चुके हैं, तो वहीं से क्वेश्चन न बनेगा, दूसरी जगह से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। आप लोग परेशान फालतू में होते हैं ना, तो परेशान नहीं होना है, आराम पेशेंस से आप रखिए, सब कुछ क्लियर होगा। बस हाँ प्रैक्टिस जरूर डेली करते रहिएगा, जो प्रॉब्लम होगी बिल्कुल बताइएगा। हाँ, और कुछ लाइन अगर मैं बार बार कहती हूँ, कुछ टाइम अगर आप ऑनलाइन देते हैं तो कुछ टाइम आप ऑफलाइन भी पढ़ाई किया कीजिए, रिविजन किया कीजिए, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सबके इंसानों के ही निकलते हैं पेपर एग्जाम।
चलिए तो देख लेते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? किशोरावस्था क्या है? बड़े संघर्ष का है, तनाव का है, हमला का है, विरोध की अवस्था है। ऐसा किसने कहा है? जरसील जी ने कहा है, स्टैनले हॉल जी ने कहा है, सिम्पसन जी ने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा। आंसर कीजिए। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा बताएं। तो राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा यहाँ पर स्टैनले हॉल। ध्यान दीजिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्टैनले हॉल जी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब आपके बात की किशोरावस्था की, ध्यान रखिएगा, जब किशोरावस्था की बात हो रही होगी सीडीपी में, किशोरावस्था की जब बात हो रही, क्योंकि किशोरावस्था के जनक कौन है? यहाँ स्टैनले हॉल जी को माना जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर? जनक पूछा जाए, स्टैनले हॉल हो जाएगा। जब इनकी डेफिनेशन की बात आएगी, ये संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था, तो कौन आ जाएगा यहाँ पर? स्टैनले हॉल जी आएगा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा फोकस कौन सी अवस्थाओं पर किए हैं? ये किशोरावस्था पर सबसे ज्यादा फोकस किए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, है ना, कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बार बार क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा उठते हैं। तो यहाँ पर जब किशोरावस्था की बात आएगी तो स्टैनले हॉल जी आएगा। ठीक, चलिए, क्योंकि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो हर एक आयु की अवस्थाओं पर अलग अलग डेफिनेशन और ज़्यादा फोकस उन्होंने किया है ना। कुछ जो बाल्यावस्था होते हैं, है ना, कुछ यहाँ पर किशोरावस्था, लेकिन स्टैनले हॉल जी ने दिया है कि यहाँ पर किशोरावस्था पर दिया है। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको कह रही थी ना कि आरटी में कुछ फिक्स टाइमिंग दिया हुआ है, टीचर के फिक्स दिया, कितने टीचर होने चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए क्लास में, उस टाइप का क्वेश्चन भी बन गया। देख लीजिए, आप लोग खुद आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन इसका। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय होता बताएं। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है आपका, तो भारतीय प्रतिमान के अनुसार वहाँ पर कुल कितना समय दिया जाता है? 36 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट या 30 मिनट? बताएं। टीचिंग में जो सूक्ष्म टीचिंग होती है, तो यहाँ पर जो भारतीय प्रतिमान है, जो इंडियन के अनुसार, तो कुल कितना समय निर्धारित किया गया है? बताएं, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिए, क्या कर देते हैं? 45 मिनट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आंसर 45 मिनट करके चले आते हैं राइट ऑप्शन, या 40 मिनट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ना आपको 40 मिनट करना है, ना आपको 45 मिनट करना है, ना आपको 35 मिनट करना है। कितने मिनट करना है बताइए? आपको 36 मिनट करना है। कितना? आपको 36 मिनट करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो गई। चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये यूपी टेट में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब बताइए, यहाँ से आंसर कीजिएगा। सीखने का जो पठार, मैं आपको बार बार प्रीवियस क्वेश्चन क्यों सॉल्व करा, रीजन क्या है? क्योंकि जो टेट एग्जाम्स के क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो वहाँ पर हेर फेर होता है, बाकी सेम यहाँ पर क्वेश्चन जो कंटेंट जो होता है वो सेम है ना। बस थोड़ा सा जो आपका सिलेबस है इधर उधर है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन की देख लेते हैं क्या कह रहा है। सीखने का जो पठार होता है, सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है। सीखने का जो पठार है, सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है बताइए। सीखने का जो वक्र दिया है यहाँ पर जो सीखने का पठार होता है, जैसे ये आपको बता दिए, ये आपको बता रहा है कि लर्निंग कैसे आपकी पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में लो थी, फिर आपकी ज़्यादा आपकी हाई हो गई है ना, आपकी क्लास में इंप्रूवमेंट हुआ आपके नॉलेज में, आपके लर्निंग में। अब दूसरा क्या दिखा देता है, जब लो लेवल का दिखाता कि पहले आपकी ज़्यादा थी, यहाँ पर ये आपकी ज़्यादा थी, फिर आपकी लो हो गई, है ना। तो ये भी लर्निंग ऐप आपका दिखाता है, जब कर्व होता है इस टाइप का साइन करके दिखाता है। तो बताइए, जो सीखने का पठार होता है, सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है, जो सीखने के पठार हैं वो सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है, उसकी यहाँ पर साइन है जो उस स्थिति के प्रकट करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी क्या दिखाया कि आपका पहले यहाँ पर जो आपका अधिगम था वो कम था, फिर ज़्यादा बढ़ गया, है ना, फिर तीसरे में क्या हो गया, पूरा कम हो गया, है ना, इस टाइप का। तो जो ये सीखने का जो वक्र है, ये चिन्ह है, वो जो प्रकट करते हैं, उस स्थिति को प्रकट करते हैं कि आप वर्तमान स्थिति आपकी क्या है, जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो ये कथन किसका है? गेट्स व अन्य का है, या हॉलिंगवर्थ का, रॉश का, स्किनर का है? आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर करेंगे। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो गेट्स व अन्य है। ये कौन बात का है, इस तरह की बात कौन कर रहा है? वो गेट्स व अन्य इन्होंने बात किया है कि इस तरह की जो सीखने का वक्र होता है, जिनमें कोई यहाँ पर सीखने की कोई उन्नति नहीं होती है ना, शून्य जो होता है, वो कौन बात किया है? गेट्स व अन्य ने बात किया है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। तो जो नए साथी जुड़ते जा रहे होंगे, है ना, जो नए साथी जुड़ते, सबसे पहले शेयर करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर शेयर करेंगे, है ना। पहला शेयर करना है, दूसरा आपको लाइक करना है ना,
और तीसरा आपको क्या करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, तभी आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलेगा फिक्स 9 बजे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना। मैं एक ग्रुप भी बनाने वाली हूँ आप सब लोगों के लिए, तो आप ग्रुप में अगर आप डिस्कशन ग्रुप बना दूंगी तो उसमें आप सभी साथी, आपके जितने साथी पढ़ते हैं तो यहाँ पर सभी साथी जुड़ पाएंगे, ठीक। चलिए, तो ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, आप सब जुड़ भी पाएंगे, एक ग्रुप भी रहेगा, ठीक। तो ये आइडिया कैसा है आप सब बताइए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना बिल्कुल मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट्स व अनराइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, यदि एक शिक्षक क्या करता है, कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, तो उसे क्या करना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, या उसे तत्काल घर वापस कर देना चाहिए। आंसर करें। एक शिक्षक क्या है, कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, तो जब इस तरह से पाएगा तो क्या उसको दंड मार पिटाई कर देगा, या नजरअंदाज कर देगा, या घर वापस भेज देगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा बताएं, या परामर्श देगा। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, परामर्श देगा, है ना। क्योंकि दंड नहीं देना, नजरअंदाज भी नहीं करना है, घर वापस भी नहीं भेजना, क्योंकि वो कोई सोल्यूशन नहीं है। घर भी जाएगा तो वहाँ भी मार पिटाई डांट पड़ेगी, है ना, घर स्कूल से क्यों चले आए, ऐसा नहीं करना है, कॉपरेट करके सबको समझना है, ठीक। चलिए, आंसर कीजिए सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ की जो सहगामी क्रियाएं हैं वो मुख्यतः किससे संबंधित, शैक्षिक संस्थानों का विकास है, छात्रों को सर्वांगीण विकास है, छात्रों का वैयक्तिक विकास है, छात्रों के मानसिक विकास है। आंसर करें सभी लोग। जबकि छात्र के पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, जो वहाँ पर एक्टिविटी इंक्लूड किया जाता है सहगामी पाठ पुस्तकों में, तो वो मुख्यतः किससे संबंधित होती हैं। क्या सिर्फ शैक्षिक संस्थानों के विकास डेवलप की बात करती हैं वो, या छात्रों के वैयक्तिक डेवलपमेंट की बात करती हैं, या मानसिक की बात करती हैं, या सर्वांगीण की बात करती हैं। आंसर कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आपकी जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं वो सर्वांगीण विकास पर फोकस करती है। किस पे करती है, सर्वांगीण विकास पर फोकस करती हैं। दूसरा ये भी चीज़ ध्यान रखिए सर्वांगीण विकास में, और क्या जो आपका एनसीएफ 2005 है वो क्या है, एनसीएफ 2005 जो कहता है वो क्या कहता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास पर फोकस करना है। क्या करना है, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर फोकस करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, सर्वांगीण विकास पर ध्यान रखना है कि बच्चे का जो हमको डेवलप करना है वो किस पर फोकस करना है, सर्वांगीण विकास पर, ठीक। ये आपका एनसीएफ 2005 कहता है। और आपके जो कभी कभी क्या होता है, ये भी पूछता है खेल का मैदान में कौन सा विकास होता है, तो वहां पर आप क्या आंसर करोगे, खेल के मैदान में भी आपका सर्वांगीण विकास होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12 बजे की जो दिन की क्लास रहती है, तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होती टाइमिंग को लेकर के, है ना। अगर जी किसी को टाइमिंग को लेकर के प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइएगा। और संस्कृत की क्लास के लिए मैंने कल जो नाम पूछे थे कि आप सब कमेंट कीजिएगा, जिसको संस्कृत, जिसकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, तो वो लोग 1 लिख करके यहाँ पर मैसेज टाइप करेंगे। तो कल कुछ ने नाम दिया था जिनका 7 लोग हैं, कल के जो नाम आए हैं वो 7 लोग हैं, है ना। तो कम से कम 30 होने चाहिए। तो आप अगर आज जो कोई नए साथी जुड़े हैं तो वो लोग बताएंगे कि मेरा भी यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज मेरा संस्कृत है ना। तो सभी लोग अपना यहाँ पर 1 करके बताएंगे कि जिसका संस्कृत लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है वो 1 टाइप करेंगे, तो मैं उनका नाम नोट कर लूंगी। और मैं चेक करूंगी कि वो जिनको नाम मैं नोट की हूँ, जिनके लिए मैं क्लासेस के लिए मेहनत करूंगी, तो क्या वो लोग यहाँ पर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या नहीं। इसलिए अपना अपना नाम जरूर दीजिएगा, है ना। मैं लिख करके अभी 7 लोगों कल मेरे पास नाम आया है, तो मंडे से मैं सोच रही हूँ मंडे ट्यूसडे आपको संस्कृत क्लास दूंगी, ठीक, क्योंकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी भावनाओं से जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे फैमिली है, मेरा परिवार है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब कंटेंट पाएं। तो हाँ, आप लोग नाम जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पर 1 लिख करके मैसेज करें कि हाँ मेरा भी सेकंड लैंग्वेज, 1 लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपका सेकंड लैंग्वेज आपका संस्कृत है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। चलिए, अब बताइएगा, तो निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। और आपके जो साथी संस्कृत क्लास के लिए परेशान होंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादातर संस्कृत क्लासें नहीं मिलती हैं, तो आप लोग सबको वहाँ सूचित कर दीजिएगा, तो वो भी संस्कृत क्लास यहाँ पर मिल जाए उनको भी, है ना। तो आप लोग के द्वारा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो उनका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, है ना। साथ साथ बताइए 3-3 काम होंगे, तो ये काम आपको शायद कर देना चाहिए था, है ना। नहीं किए तो कर लीजिएगा। तो निम्न में बताइए किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। कोहलर जी ने नहीं किया, स्किनर जी ने, बीएस ब्लूम ने, थांडाइक जी ने। आंसर कीजिए।
जी यहाँ पर अधिगम सिद्धांत की बात हो रही है, तो किसने प्रतिपादन नहीं किया है? आंसर करें सभी लोग, क्या होगा आपका राइट ऑप्शन? तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा, अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया है, वो कौन नहीं किया है? कोहलर जी ने, आपको मालूम है किया है, इन्होंने अधिगम की बात की है, कोहलर कोहफा जी ने, है ना। इन्होंने भी अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत पर बात की है ना। क्रिया प्रसूत का भी सिद्धांत इन्होंने दिया है, स्किनर जी ने, इन्होंने बात की है ना। आपको यहाँ पर रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन पर बातचीत की इन्होंने किया है। थॉर्नडाइक जी ने भी सीखने पर बातचीत की है, इन्होंने तो पूरे आपको नियम ही दिए हैं, 3 मुख्य नियम दिए हैं। कितने थॉर्नडाइक? 3 मुख्य नियम दिए हैं, अब 5 आपको गौण नियम दिए हैं, है ना। तो आपको यहाँ से सीखने की बात की है, कौन प्रभाव का नियम, कौन अभ्यास का नियम, कौन तत्परता का नियम है, इन्होंने थॉर्नडाइक जी ने बातचीत किया है उस पर, ठीक। स्किनर जी ने बात की, कोहलर जी ने बात कौन ने कि बीएस ब्लूम जी ने किया है। बीएस ब्लूम जी ने अधिगम के सिद्धांत पर नहीं बात किया है, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर किस पे बात किया है बताइए? उन्होंने संज्ञान पर बात किया है ना। यहाँ पर उन्होंने संज्ञान पर बात किया है, संज्ञानवादी पर उन्होंने बात किया है, संज्ञानात्मक विकास पर बात किया है। यहाँ पर ये वहां पर अधिगम पर बात इन्होंने नहीं किया है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है बताइए? शिक्षा में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसका तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय ही कक्षा में रहना। आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन? आंसर करें सभी लोग। क्या होगा राइट ऑप्शन? तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य जब हो जाएगा आपका, तो वो क्या होगा? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में रहना, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका अवरोधन कहलाता है। ये तात्पर्य क्या कहता है कि कोई बालक जैसे एक ही क्लास में वो उन्नति नहीं कर रहा है, फर्स्ट अगर वो फर्स्ट में तो फर्स्ट में ही रह जाता है, वो पास नहीं कर पा रहा है ना, सेकंड में नहीं जा पा रहा है, या बच्चा 9th या 10th में है तो वो 11th में नहीं जा पा रहा है, तो वो क्या है? वो एक ही समय में रहना, ये क्या कहलाता है? शिक्षा का अवरोधन कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है? शिक्षा का अवरोधन कहलाता है। बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना ये नहीं है, बालक का विद्यालय न जाना है, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, है ना। तो चलिए, नए साथी जो जुड़ते जा रहे होंगे वो शेयर जरूर करते जा रहे होंगे, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज दीजिए हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सभी साथी सेकंड लैंग्वेज के लिए मैसेज जरूर दे देंगे। संस्कृत के लिए 1 लिख करके मैसेज टाइप कर देंगे कि 1 है, 1 लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगी आपका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर नाम नोट करूंगी आप सबका, है ना। चलिए, तो कल हमको कुछ नाम मिल गए हैं, कुछ नाम और भी बाकी हैं, कम से कम 30 हो जाए तो मैं क्लास यहाँ पर शुरुआत कर दूंगी, ठीक। चलिए, तो निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है? ऐसा कौन सा ज्ञान होता है जहाँ पर आप आपका उसका स्किल की आप वहाँ पर आप टेस्ट करते हो? बताइए। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल? आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएं। अब यूपी टेट में बना हुआ क्वेश्चन है, बताइए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सब ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो आपको मालूम है कि ये जब पूर्व की बात हो रही, किसकी बात हो रही? पूर्व ज्ञान की बात हो रही है, तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल की बात तो यहाँ पर नहीं हो रही है ना, पूर्व की बात हो रही है। समापन में जब आपको बात पूर्व की हो रही है तो समापन कहाँ से आ जाएगा, आपको ये भी मालूम है। प्रदर्शन में पूर्व का नहीं होगा। होगा क्या आपका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रस्तावना कौशल। वो कैसे होगा जान लीजिए। जो आपका पूर्व ज्ञान की वजह से आप क्लासेस अटेंड करने जा रहे हो, तो मैं जैसे मैं या फिर आप ही पढ़ाने जा रहे हैं कहीं पे क्लास में, है ना, किसी क्लास में आप पढ़ाने गए 8th या 10th में, तो या 9th या 10th जो भी क्लास आप गए बाय द वे, तो उसमें अगर आप क्लासेस लेने गए तो बच्चों से आपने क्या किया? पहले आपने जिस चैप्टर के अगर बारे में पढ़ाने जा रहे हो, है ना, या मेंस्ट्रुएशन पढ़ाने जा रहे हो, तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में बच्चा क्या क्या जानता है ना। ये यूनिट डिजिट के बारे में बताने जा रहे हो, तो क्या यूनिट डिजिट के बारे में क्या जानता है बच्चा, उस सब के बारे में आप पहले उससे जान लोगे, है ना। क्वेश्चन कुछ करोगे ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चा क्या जानता है और क्या नहीं जानता, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाओगे, है ना। तो कोई चीज जब आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन में ही आप स्किल में उसको जान जाते हो कि हाँ, ये बच्चे से इंट्रोडक्शन लेते हो, उसके अनुसार ही आप उसके नॉलेज का एनालिसिस कर लेते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें कितनी स्किल यहाँ पर डेवलप है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। यहीं पर हम पूर्व ज्ञान का प्रस्तावना में ही, किसी के इंट्रो में ही हम क्या करते हैं, उसका पूर्व ज्ञान का नॉलेज यहाँ पर परीक्षण करते हैं, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, सभी लोग आंसर करेंगे।
तो ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बताइएगा, है ना। और जो नए साथी जुड़ते जा रहे होंगे उनके लिए बता देती हूँ, है ना, कि सबसे पहले वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला काम सब्सक्राइब करना है। सेकंड काम उनका बेल आइकन प्रेस करना है। ये आपकी बेल जो दी रहती है, इसको बेल आइकन प्रेस। तीसरा काम आपको लाइक करना है ना, लाइक की जो बटन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी लोग, है ना। ये 4 काम आपको करना है। साथ ही साथ आपका ये पहला दायित्व बनता है कि कंटेंट में ध्यान दीजिए, है ना, और उसके बाद आप ये सब सारा काम कीजिए। ठीक, चलिए। अब चूंकि साथ साथ करना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा संभाल लीजिएगा आप सब लोग, है ना। बताइए यहाँ पर स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। ये आपका यहाँ पर दो, ये आपका सही जोड़ी दी हुई है ना। तो बताइए यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन है, किसका क्या होगा यहाँ पर, बताइए, इसको मिलान कीजिए। बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन इसका। एनिमल इंटेलिजेंसी किसका होगा, बताएं। एनिमल इंटेलिजेंसी किसका होगा। पुनर्बलन की सूची किसका, गर्भिता का नियम किसका, अनुकूलन किसका होगा। आंसर करें कौन किसका, यहाँ मिलान कीजिए सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, है ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। कैसे होगा, ये आपका डी राइट है ना। तो जी आपका एनिमल इंटेलिजेंसी है, आपका जो एनिमल इंटेलिजेंसी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थॉर्नडाइक जी का हो जाएगा, है ना। ये कौन बात करते हैं, थॉर्नडाइक जी बात करते हैं। अब जब दूसरी पुनर्बलन की सूची है तो स्किनर जी बात करते हैं ना। पुनर्बलन को कौन दिया है, रिइंफोर्समेंट की बात कौन करता है, स्किनर जी करते हैं ना। अब जब तीसरा बात आएगा यहाँ पर तो क्या होगा बताइए। यहाँ पर सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट जी ने दिया है ना, किसको, गेस्टाल्ट जी भी कहा जाता है। अनुकूलन कौन दिया है बताएं। यहाँ पर जो आपका अनुकूलन है, स्कीमा है, ये कौन बात करता है, ये आपके जीन पियाजे जी बात करते हैं। स्कीमा की बात कौन करता है, अनुकूलन की, एडॉप्टेशन की बात कौन करता है, समायोजन की बात कौन करता है, ये सब कौन करते हैं, ये जीन पियाजे जी करते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार देख लीजिए आप लोग, है ना, क्लियर कर लीजिए अपना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ से डेवलपमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है, हर बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आंसर करेंगे सभी लोग कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जो आपका डेवलपमेंट होता है वो कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। जो इतने सिद्धांत, विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, तो उस सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत से यह संबंधित है। आंसर करें आप लोग, सभी लोग आंसर करेंगे कि किससे संबंधित है ये ऑप्शन आपका। अंतःक्रिया का सिद्धांत से संबंधित है, या एकीकरण का सिद्धांत से संबंधित है, या अंतः संबंध से, या निरंतरता का। आंसर करें सभी लोग, आंसर करेंगे क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। अंतःक्रिया होगा, एकीकरण होगा, अंतः संबंध होगा, या निरंतरता होगा। तो जो चीज कभी समाप्त नहीं होती है यानी निरंतर चलती रहती, क्या हो जाएगा इसका, यानी निरंतर चलती रहती, यही आपका निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा, है ना। अंतःक्रिया का मतलब है कि एक दूसरे से वो क्रियाएं, एक्टिविटी आपकी सम्मिलित रहती है, एक दूसरे से वो जुड़ी रहती है ना। तो ये हुआ एकीकरण का सिद्धांत। ये भी होगा सभी सिद्धांत एक साथ, चाहे यहाँ हो, वहाँ हो, दूसरे जगह हो, चाहे आपका एकीकरण का सिद्धांत यही आपको कहता है ना, चाहे आप किस भी जगह हो आपका, लेकिन विकास का वो सिद्धांत जो रहता है, जो रूल रहता है, वो सभी के लिए एक समान रहता है। अंतर संबंध का सिद्धांत भी, यही भी विकास का ही एक प्रकार है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जो नए साथी जुड़ते जा रहे होंगे तो बिल्कुल यहाँ पर सेशन को सबसे पहले शेयर करेंगे, और वीडियो स्किप करके नहीं जाना है। किसी क्लास के अंत तक बने रहिए, आपकी आदत बहुत गंदी है ना। ये किसी क्लास को आप देखें, आपके बहुत सारे साथी कहते हैं ना कि मैम समझ में क्यों नहीं आया, है ना। तो मैम समझ में नहीं आया और हमारे नंबर क्यों आ रहे हैं, आपका रीज़न कहीं ना कहीं 1-8% आपका यहाँ से भी हो सकता है कि आप किसी भी क्लासेस को देखते हैं, 2 से 3 मिनट आप देखें, उसके बाद आपका धैर्य आपका गायब हो जाता है। आप क्या करते हैं, स्किप करके निकल जाते हैं, जो दूसरा आपको लाइव दिखा जस्ट वहाँ निकल जाते हो। तो ना आपको पहला वाला समझ में आया, ना आपको दूसरा वाला समझ, इसलिए आपको धैर्यता बनाए रखना है। चीज़ें आपको सब कुछ समझ में आएगी, हाँ आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। 2 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, समझ में आएगी। भाषा समझने में इतना आसान नहीं होता है ना, तो समझना पड़ता है, उसको आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, डेली समझिए, डेली क्लास अटेंड कीजिए। लेकिन हाँ, वीडियो की स्किप करके न मत जाया करिए। किसी का भी देखें, मेरा देखें या अदर किसी का देखें, मैं ये नहीं कहती बस मेरा ही देखिए, लेकिन जिस किसी का भी देखें धैर्य से देखें, है ना। रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेगा,
है ना। इस बार सभी को सी टेट, MP टेट, UP टेट सभी को पार करना है ना। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि मैम इस समस्या से हमारा ये टेट नहीं निकल पाया, है ना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, इसलिए आपको सेकंड लैंग्वेज संस्कृत भी दे रही हूँ, जबकि आपको मालूम है कि संस्कृत को जो टाइप करने वाले में कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना। इसलिए मैं फिर भी ढूंढ रही हूँ टाइप के लिए कि संस्कृत के भी टाइप करने के लिए भैया मिल जाए कोई ना कोई, तो वो टाइप करके आपको क्वेश्चन मिल जाए यहाँ पर, है ना। तो आप सबके लिए मैं इतना प्रयास कर रही हूँ, तो आप सब कोशिश करेंगे कि आप भी अपने लिए प्रयास कीजिए, आंसर कीजिए। सभी लोग जुड़िए, अंत तक जुड़े रहिए और अपने सभी साथियों को जोड़ें। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। बताइए, अब संविधान की किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? बताइए, संविधान में किस संशोधन से, जो संशोधन किया गया संविधान में, शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो बताइए किस संविधान की किस यहाँ पर किस अनुच्छेद में, 86वें संशोधन के अनुसार दिया गया है? ये 25वें में, ये 52वें में, या 22वें में? आंसर कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा आपका राइट ऑप्शन? बताएं, सभी लोग बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन आपके यहाँ पर। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86वें संशोधन के अनुसार आपको क्या बताया गया? शिक्षा एक मौलिक अधिकार बता दिया गया है ना। क्या बताया गया? शिक्षा एक क्या है? एक मौलिक आपका अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है ना। यहाँ पर शिक्षा के अधिकार जब बात की 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क दिया गया है ना, तो यहाँ पर बातचीत की गई है, तो आप ध्यान रखिएगा। RT भी बहुत इंपॉर्टेंट, RTE से ही क्वेश्चन बना है। ये कहाँ से बना है? RTE से ये क्वेश्चन बना है, RTE से क्वेश्चन बना है। देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना। अभी जो हमने मिनट की बात की, कितने मिनट यहाँ पर टीचिंग होने चाहिए, तो यहाँ पर हमने कितना देखा? 36 यहाँ पर मिनट देखा है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम करेंगे तो हम ये भी देख लेंगे कितने टीचर होना चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए क्लास में। मैं सब कुछ आपको कोर्स दूंगी, बस आप धीरे धीरे क्लास जरूर अटेंड करेंगे। चलिए, तो यहाँ का राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर ए था। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, क्या थे? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल जी थे, अब्राहम मैस्लो थे, सिम्पसन थे, विलियम जेम्स थे। आंसर करें सभी लोग। जो आपका अभिप्रेरणा है ना, तो बताएं उसके मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, मैकडूगल जी थे। कौन थे? मैकडूगल थे। ये मूल प्रवृत्तियों पर भी बात की है। मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की इन्होंने मूल प्रवृत्ति बताई है ना। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के, जिनमें से क्या है आपकी? एक आपकी भूख भी है, ये आपकी प्यास भी है ना। भूख है, प्यास है, रोना है, हंसना है, ये सब आपकी मूल प्रवृत्तियों में आई है। ये हर व्यक्ति में होती है, मत सोचिए कि बस हमारे में है ये प्रवृत्ति, ये हर किसी में है ना। रोना है, हंसना, ये हर व्यक्ति में आती है, ये प्रवृत्तियां हर किसी में होती हैं, ये जन्म से भी होती हैं। ये नहीं कि आपको बस मिल रही हैं, अर्जित की जा रही हैं। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे यहाँ पर जैसे गैरेट जी हैं, है ना। गैरेट जी, इन्होंने भी बुद्धि यहाँ पर जो मूल प्रवृत्ति बताई, उन्होंने 3 प्रकार की बताई है। कुछ जन्मजात होती हैं, कुछ अर्जित होती हैं, तो इन्होंने इस प्रकार से अलग अलग प्रकार बताया है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो मैस्लो की बात आएगी, जो अब्राहम मैस्लो है, तो इन्होंने पदानुक्रमिक का आवश्यकता सिद्धांत दिया है। पदानुक्रमिक का आवश्यकता सिद्धांत की इन्होंने बात की है। आवश्यकता से मतलब यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जैसे आपका एक जीवन है, उस जीवन में इन्होंने शंकु के आधार पर सब कुछ बताया है कि यहाँ पर पहले क्या जरूरत हो, दूसरा क्या जरूरत हो, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा। उन्होंने 5 यहाँ पर सीढ़ी बताई है, जिनमें पहला उन्होंने बताया है कि यहाँ पर भूख प्यास, ये खाना का है, भूख का है, प्यास है। यहाँ पर हर एक जो आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत उन्होंने दिया है कि हर एक व्यक्ति की इस आवश्यकता होती है, इसे भूख प्यास है, खाना पीना, है ना। फिर दूसरा क्या उनको आवश्यकता होने लगती है हर व्यक्ति में, वो आपको कपड़े मकान की आवश्यकता हो रही थी। फिर जब कपड़े मकान में पहले भूख प्यास से खाना बनाया उन्होंने, फिर इसके बाद उन्होंने कपड़ा मकान लिया। मकान लेने के बाद जस्ट क्या चाहत हुई उनकी कि एक हमको कोई जीवन साथी भी हो, या कोई प्रेम हो, या कोई दोस्त हो, कोई यार हो, तो एक प्रेम की भी उनको जरूरत पड़ने लगती है ना। तो ये है। तीसरा चौथा उन्होंने बताया कि सामाजिक व्यवहार में, समाज में भी अपना स्थापन व्यवस्थित करना चाहते हैं। फिर पांचवा ये क्या करना है, ये भी चाहने लगते हैं कि अब जब सब कुछ इनको मिल गया, हर व्यक्ति में होता है, पर्टिकुलर किसी एक की व्यक्ति नहीं कर, हर व्यक्ति में, तो जब इनको सब कुछ चौथा मिल गया, इनको 4 पार्ट मिले, तो पांचवा इनको लगता है कि नहीं, समाज में भी हमारा एक औचित्य होना चाहिए, एक हमारा स्थान होना चाहिए, हमारा भी एक नाम होना चाहिए। ठीक, तो ये किसने बात की है? आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, अब ये अब्राहम मैस्लो जी ने बात की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया है इनके बारे में जो था। ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा सभी लोग। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? बताइए,
विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस, ये जो मनोवैज्ञानिक है दो लोग, कोल और ब्रूस ने क्या कहा है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। विकास की अवस्था किस अवस्था को कहा बताइए, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, जो संवेग होते हैं है ना, तो वहां पर सबसे अनोखा काल होता है संवेग का, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका वो आपका बाल्यावस्था होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बाल्यावस्था राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, बाल्यावस्था आपका राइट हो जाएगा। कोल और ब्रूस जी ने बात किया है संवेगों पर, है ना, क्या बताया कि सबसे ज्यादा संवेग किस में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं ना, ये इन्होंने बताया है। अनोखा काल का, संवेग का अनोखा काल कहा इन्हें, है क्या कहा है, संवेग का अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका यहाँ पर। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसने कहा है, व्यवहार के कारण, जैसे आपने क्या किया, आप जैसे कि व्यवहार कारण, जैसे आपने क्या किया यहाँ पर कि आपने कोई, आप यहाँ पर क्लासेस ले रहे हो, ठीक, आपको कोई चीज़ पहले नहीं आ रही थी, वो चीज़ अब आने लगी, आपके व्यवहार में वो चीज़ आने लगी कि है ना, मैम क्या कहती, बार बार शेयर करने कहती, मतलब कहीं ना कहीं शेयर करना एक सही चीज़ है ना, पढ़ना कहीं ना कहीं सही चीज़ है ना, डेली कंटिन्यूटी क्लास लेने के लिए मैम कहती वो भी कहीं ना कहीं सही चीज़ है। तो आप पहले ये चीज़ नहीं करते थे, लेकिन देखते ही देखते आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, अब ये चीज़ करने लगे, लागू कर लिया अपने आप में, तो आपने क्या किया, अपने व्यवहार में इस चीज़ को परिवर्तन कर लिया है। तो अधिगम, ये किसने, ये डेफिनेशन किसने दी है, वुडवर्थ जी ने, गिलफोर्ड जी ने, या स्किनर जी ने, या चौथा ऑप्शन नहीं दिया। चलिए आप ले लीजिए, थॉर्नडाइक जी ने ले लीजिए, आंसर कीजिए क्या होगा, थॉर्नडाइक यहाँ पर ले लेते हैं, आंसर करें क्या हो जाएगा, व्यवहार के कारण ही, व्यवहार में जो परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो ये किसने कहा है बताइए, डेफिनेशन से ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, जो अधिगम की डेफिनेशन होती है कि किसने कहा है, क्या कहा है, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से बनते हैं, ठीक, बताइए आंसर कीजिए। तो ये कौन कहा है, ये गिलफर्ड जी ने कहा है, ये क्या कौन कहा है, गिलफर्ड जी ने ये यहाँ पर डेफिनेशन दी है कि व्यवहार के कारण है, व्यवहार में जो परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफर्ड जी ने कहा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो मेरे नए साथी जुड़ते जा रहे होंगे तो मैं उनको क्लास शेड्यूल बता देती हूँ। 12 बजे दिन में क्लास रहती है ना। आज हिंदी व्याकरण थी, डेली आपकी क्लासेस यहाँ पर रहेंगी, है ना, 12 बजे दिन की। और आपकी शाम को 5 बजे मैथ की क्लास रहती है, रात्रि के 9 बजे यही आपकी डेली क्लास रहती है। तो क्लास मिस ना करें, कोई भी डेली क्लास अटेंड करें, है ना। तो जो आपकी 12 बजे वाली क्लास रहती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रहती, ध्यान रखिएगा, है ना। आपकी हिंदी 2 दिन रहेगी, 2 दिन साइंस प्लस ईवीएस रहेगी। ये चीज़ सब मैं शेड्यूल आपको मंडे को बता दूंगी, है ना। चलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सभी का ध्यान रखकर ही काम करूंगी, ठीक है। चलिए, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, बताइए आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान या परिकल्पना का परीक्षण या परिकल्पना का निर्माण। आंसर करें। जो समस्या पहचान के आप जैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के तहत आपने देखा होगा मेथड होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें जब अपन क्या करते हैं, कोई चीज़ पढ़ाते हैं या किसी चीज़ में आपने क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मैथ का आपका कोई क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपका कोई क्वेश्चन है तो उसमें क्या करोगे आप कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, आंकड़े का संग्रहण करोगे या परिकल्पना का परीक्षण करोगे या परिकल्पना का निर्माण करेंगे। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, समस्या की पहचान हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे आप, समस्या की सबसे पहले पहचान करेंगे सॉरी, समस्या समाधान का जो प्रथम चरण होता है वो समस्या की पहचान। जानिए, समझ लीजिए आप कि जब भी कोई चीज़ को आप सॉल्व करने जा रहे हो, जैसे आप यहाँ पर कैलकुलेशन की बात, जैसे हमने एग्जांपल पे लिया, मैथ के क्वेश्चन लिया, मैथ के क्वेश्चन में अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है ना, कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए मिल रही है ना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आखिर ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहते, उसकी पहचान लोगे, उस समस्या का पहचान कि आखिर क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, क्या प्रूफ करने के लिए मांग रहा है, ए बी की वैल्यू मांग रहा है, उस चीज़ की आप एक पहचान करेंगे, तभी उस चीज़ का आगे आप कोई चीज़ कर पाएंगे, ठीक। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, किस सिद्धांत को पुनर्वलन भी सिद्धांत कहते हैं। आंसर कीजिए। पहला है कि आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा है सूच का सिद्धांत, चौथा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। आंसर कीजिए। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर,
पुनर्वर्णन का सिद्धांत किसको कहते हैं बताइए? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत हो जाएगा, ये पुनर्वर्णन सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि यहाँ से शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से भी क्वेश्चन बनते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से भी बनते हैं, सूझबूझ के सिद्धांत से भी बनते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं? बताइए, निम्न में से ऐसी कौन सी अवस्था है जो ब्रूनर जी ने यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का अंग बताया है, जो आपने थ्योरी में उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है, जो भी उन्होंने टाइप बताया, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उनमें से कौन सा ऐसा अंग नहीं जो यहाँ पर नहीं? बताइए, ब्रूनर जी की थ्योरी में जो अपने कॉग्निटिव यहाँ पर डेवलपमेंट में जो उन्होंने बात किया, डिस्कस किया है, उनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो यहाँ पर नहीं? तो अंतः प्राज्ञ अवस्था है, या प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, संकेतात्मक अवस्था है, क्रियात्मक अवस्था है? आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन? तो आपको मालूम है कि ब्रूनर जी ने थ्योरी जो दी है 3 प्रकार की दी है। पहला उन्होंने क्या बताया? आइकॉनिक बताया है, पहला टाइप उन्होंने आइकॉनिक बताया है। दूसरा क्या बताया? सिंबॉलिक बताया है ना। दूसरा उन्होंने सिंबॉलिक बताया है। तीसरा क्या बताया? यहाँ पर इनेटिक बताया है ना। 3 प्रकार के उन्होंने बताए हैं, जो कि तीनों आपके यहाँ पर हैं, ये तीनों आपके हैं, लेकिन अंतः प्रज्ञ अवस्था आपका यहाँ पर नहीं है ना। ये आपका उन्होंने बताया, ब्रूनर जी ने नहीं बताया, बाकी 3 की इन्होंने बात की है ना। कि जो कोई भी बच्चा होता है तो कभी कभी संकेतों से, कभी कभी यहाँ पर संकेतों से प्रतिबिंब यानी चेहरा अगर दिखाकर बात की, कोई आप डॉल या गुड्डा दिखाकर कोई बातचीत करना चाहते हो तो उससे भी बच्चा समझ जाता है। ठीक, लेकिन होता क्या नहीं, यहाँ पर आंत प्रज्ञ अवस्था की बात वो नहीं करते, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की वो बात नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण, क्या चीज कह रहा है यहाँ पर? मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमा ने 5 पदों का वर्णन किया है। मॉरिसन ने क्या किया है? बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमा ने 5 पदों को उन्होंने वर्णन किया है। पहला कौन सा किया है? प्रस्तुतिकरण। दूसरा कौन सा किया? खोज किया। तीसरा संगठन व्यवस्था किया है। चौथा आत्मीकरण। तो 5 पदों का वर्णन किया है। बताइए, तो इनका सही क्रम क्या, जो एक यहाँ पर सीक्वेंस होना चाहिए, तो उनका सही क्रम कौन सा? पहला उन्होंने कौन सा किया है? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मॉरिसन जी की। किसकी? मॉरिसन जी की बात हो रही है, जिन्होंने बोध स्तर पर उन्होंने जो शिक्षण के लिए एक क्या दिया है? एक सीक्वेंस दिया है 5 पदों का। तो पहला सीक्वेंस में देख लीजिए कौन सा है यहाँ पर। देखिए आंसर है आपका, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। बताएं, आंसर कीजिए। ऑप्शन ये रहा आपका, आंसर करें सभी लोग। तो पहला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? पहले किस चीज़ की आप खोज करोगे? क्या करोगे? पहले किस चीज़ की खोज करोगे, है ना, कि आखिर इसमें है क्या, है ना। पहले आपने क्या किया? किसी चीज़ की खोज किया, फिर आपने क्या किया? उस चीज़ की प्रस्तुतिकरण। पहले आपने खोज कर लिया, खोज करने पर जो भी आपको मिला, खोज करने के बाद आपने उस चीज़ को क्या किया? प्रस्तुत किया। फिर क्या किया? उस चीज़ को आत्मीकरण यानी स्वयं में उसको आत्मसात किया। फिर क्या किया? उस चीज़ का संगठन या व्यवस्था के तहत उसको इंक्लूड किया। तो ये 5 ये जो सीक्वेंस बताए हैं, इस टाइप के उन्होंने सीक्वेंस बताए हैं। कौन? मॉरिसन जी ने। राइट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है ना। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। मॉरिसन जी ने बोध स्तर के इस शिक्षण में प्रतिमान जो दिया है, तो ये आपका 4 प्रकार बताया, जिनमें से इनका सीक्वेंस है। ठीक, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बताइए यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बताइए, अनुमूल्यन है, या अनुप्रयोग है, या बोध है, ज्ञान है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित की नहीं की बात। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें उन्होंने बात नहीं किया है? यह संज्ञानात्मक क्षेत्र में हम इसका प्रयोग नहीं करते। बताइए, तो आपको मालूम है संज्ञान का मतलब है जानना ही होता है। बोध का मतलब ही आपका वही, किसी चीज़ को आपने बोध किया, जाना उस चीज़ को, आपने अनुप्रयोग किया। तो अनुप्रयोग कैसे किया? आपने किसी चीज़ को एनालिसिस किया है, उस चीज़ को आपने अपने मानसिक स्तर पे उसको एनालिसिस किया, मतलब उस चीज़ को फिट किया होगा, देखा होगा, परखा होगा, इसीलिए तो उसके बाद ही तो आपने अनुप्रयोग किया होगा, है ना। तो ये तीनों ही टर्म्स आपके जो हैं ये क्या हैं? संज्ञानात्मक क्षेत्र के हैं। लेकिन है कौन सा नहीं आपका?
पहला यहाँ पर अनुमूल्यन आपका नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी बात नहीं होती है ना, यहाँ पर जो डेवलपमेंट है आपका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, एरिया है आपका, यहाँ पर उसकी बात नहीं होती है ना, इसीलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुप्रयोग का भी प्रयोग करते हैं, बोध का भी करते हैं, ज्ञान का भी करते हैं, ये आपके कॉग्निटिव में आते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा आपका कॉग्निटिव के अंतर्गत है, कौन सा आपका इमोशन के अंतर्गत है, कौन सा आपका मोरल के, क्योंकि एक डोमेन भी है इनका, सही एक सीक्वेंस भी है, डेवलपमेंट में भी काम करता है कि कौन सा व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में कौन कौन सा काम करता है। शारीरिक विकास भी होता है हर एक व्यक्ति में, है ना, मानसिक विकास भी होता है हर एक व्यक्ति में, नैतिक विकास भी होता है हर एक व्यक्ति में, संज्ञानात्मक विकास भी हर एक व्यक्ति में। तो इनका एक सीक्वेंस भी क्वेश्चन बन जाता है, प्रीवियस ईयर में सीटेट में बना हुआ क्वेश्चन है ना, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। पर यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन अधिगम का वक्र नहीं? बताइए, निम्न में से अधिगम का जो वक्र है, तो कर्व जो लर्निंग कर्व होता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है? नतोत्तर है, मिश्रित है, लंबत है, या उन्नोत्तर या उत्तल है? आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका, बार बार कह रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रही हैं, तो आंसर कीजिए सभी लोग। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? बताएं, नतोत्तर होगा या मिश्रित होगा या लंबत होगा या उन्नोत्तर या उत्तल होगा? तो जो आपका अधिगम का वक्र नहीं है, तो मिश्रित भी आपको यहाँ पर बताया गया है, लंबत भी बताया गया है, उन्नोत्तर भी बताया गया है ना। हम आपको क्या बताया, स्थानांतरण की जो अधिगम कर्व की बात जो हम किए हैं, लर्निंग कर्व की जो बात की, तो हमने क्या क्या बताया था? कॉनकेव आपका एक कॉनकेव है ना, कॉनकेव, दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स है, तीसरा कौन सा है? ये आपका कॉम्बिनेशन जो आपके मिश्रित, ये तीनों आपके यहाँ पर हैं, है ना, ये क्या है आपके तीनों हैं, यहाँ पर नतोत्तर भी है, मिश्रित भी है, और आपको उन्नोत्तर भी है। आपका है कौन सा? यहाँ पर लंबत की बात, यहाँ पर लर्निंग जो आपका कर्व होता है वो बातचीत नहीं करता, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये जो आपका कहना चाहिए कि स्थानांतरण की बात भी जो करता है या अधिगम में, स्थानांतरण के बाद तो कौन सा पॉजिटिव टर्म्स होता है, कौन सा नेगेटिव टर्म्स होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, लेकिन कर्व से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इनमें है कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा क्या है? सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रही है। पूजा क्या है? सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रही है। उसी दौरान उसका क्या है? रीट का परिणाम आ जाता है। क्या कर रही है वो? सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसके रीट का परिणाम आ जाता है, वह असफल हो जाती है। रीट में क्या हो जाती है? वो असफल हो जाती है ना। अब वो दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है, जो सेकंड ग्रेड की वो प्रिपरेशन कर रही थी, तो रीट के रिजल्ट के कारण वो सेकंड ग्रेड का प्रिपरेशन बंद कर देती है, दुखी हो जाती है, तैयारी बंद कर देती है। तो क्लार्क हल ने इस जो आवश्यकता है, उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, जो तैयारी बंद कर दी है, अब उसे किस चीज़ की आवश्यकता है क्लार्क हल के अनुसार? बताइए, आंसर कीजिए। सफलता की, अप्रेरणा की, पुनर्वलन की, या फोर्थ ऑप्शन है भोजन की? बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। तो पूजा तो पहले आपकी अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, है ना, सेकंड ग्रेड की पहले प्रिपरेशन कर रही थी, इसके बाद रीट का जो परिणाम आया उसका सही नहीं था, उसके कारण उसने क्या किया? तैयारी को बंद कर दिया, असफल होने के कारण, है ना। अब जो क्लार्क अनुसार कहते हैं, क्लार्क जी कहते हैं, तो अब बच्ची को क्या, पूजा किस चीज़ की जरूरत है? यहाँ पर रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलन की उसको जरूरत है ना। पुनर्बलन का तात्पर्य है कि अगर जैसे एक तरह से मोटिवेशन कह सकते हो आप, है ना, कि बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चा के एग्जाम की डेट आने वाली, बच्चा क्या कहता है कि एग्जाम की डेट तो अभी आई नहीं है, इसलिए मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। आप उस चीज़ को बता रहे हो कि नहीं, एग्जाम की डेट जब भी आएगी तो आपको 10 से 20 दिन या महीने भर का आपका टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से प्रिपरेशन करके रखो, बस एग्जाम टाइम पे तो आप रिवीजन कर लो। तो आपने क्या किया? बच्चे के लिए एक पुनर्बलन आपको उसको दिया है। क्या दिया है? पुनर्बलन की उसको प्राप्ति हुई, मतलब उस चीज़ को पुनर्बलन दिया है, रिइंफोर्समेंट की आपने एक चीज़ उसको कहना चाहिए कि सहायता भी आपने उस चीज़ को दिया है, उसको सीखने में एक सहायता दिया है ना। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। उसको क्या मिल गया? पूजा को क्या मिल गया? पुनर्बलन मिल गया, है ना। सफलता नहीं मिला है, मोटिवेशन नहीं मिला है, भोजन नहीं मिला है ना, पुनर्बलन मिला है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इमली का नाम लेने में क्या है? यहाँ पर इमली का नाम लेने में
मुंह में पानी आ जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत से जानेगी। इमली, अगर आपके सामने कोई इमली का नाम, खट्टी इमली का नाम ले लेता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो पानी आ जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सिद्धांत है जिस सिद्धांत को जाना जाता है। ये सिद्धांत बताया गया है कि आप किसी भी चीज़ को एक्टिविटी जब करने लगते हो, जैसे आपके सामने क्या रखा हुआ है, यहाँ पर खट्टी इमली रखी है, ये आप बैठे हुए हो, आप खट्टी इमली को देखकर बार बार देख रहे हो, अब आपके मुंह में पानी आ रहा है, तो आपकी ये दोनों जो आप जो कर रहे हैं वो कौन सी एक्टिविटी है, और जिसको देखकर आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो कौन सी एक्टिविटी है। आंसर कीजिए सभी लोग। समग्राकृत हो रही है या उद्दीपक प्रतिक्रिया हो रही है, प्रयास व त्रुटि हो रही है, सक्रिय अनुबंध हो रही है, बताएं सभी लोग। तो आपको मालूम है कि क्या हो जाएगा, आप कौन हो, आप एक, जैसे एसआर थ्योरी की इन्होंने बात की है, थॉर्नडाइक जी ने किसकी बात की है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी उद्दीपक है, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया है ना। कौन बात किया है, थॉर्नडाइक जी बात किए हैं। तो आप कौन हो, स्टिमुलस हो, है ना, आप उद्दीपक हो, और किसके प्रति प्रतिक्रिया करो, इमली के प्रति एक प्रतिक्रिया करो। इमली को बार बार खाने का आपका मन कर रहा है, ये आप प्रतिक्रिया हो रही है ना। मुंह में पानी आना क्या है, एक प्रतिक्रिया है, किसके कारण है, इमली के कारण आपके मुंह में पानी आ रहा है। तो आप कौन हुए, उद्दीपक हुए, और ये आपको कौन सा हुआ, इमली क्या हो गई, आपकी प्रतिक्रिया हो गई, रिस्पॉन्स हो गई, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक एसआर थ्योरी है, एक आरएस थ्योरी भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञान, प्रयास व त्रुटि भी थॉर्नडाइक जी दिए हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रयास व त्रुटि से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता देती हूँ, अगर मेरे नए साथी अगर जुड़े होंगे तो यहाँ पर देख लेंगे कि सुबह 12 बजे क्लास रहती है, दोपहर में सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रहती है, हिंदी रहती है, साइंस रहती है, ईवीएस रहती है ना। तो ये हो गया आपका। और सेकंड क्या है आपका, यहाँ पर शाम को 5 बजे मैथ की क्लास रहती है, रात्रि के 9 बजे इसी टाइम पर सभी टेट एग्जाम के लिए पेडागॉजी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, मैथ्स हो, जिससे भी रिलेटिव सभी से रिलेटिव यहाँ पर डिस्कस करते हैं, डेली डिस्कस करते हैं, संडे हो या मंडे, तीज हो त्यौहार, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम जरूर कीजिएगा, अगर आपके साथी नहीं जुड़े हैं अब तक तो शेयर कर दीजिएगा, तो आपके साथी भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेहनत करके आपको डेली यहाँ पर कंटेंट दिया, वो भी आपको ये नहीं कि आपको 1 घंटे आपका लिया 10 से 15 क्वेश्चन, हमें आपको डेली आपको 30 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन तो आपको रात्रि में देते हैं, आपको दोपहर में भी क्लासेस में 30 देते हैं, और आपके शाम के क्लासेस में भी दिया जाता है। इस चीज़ को समझिए, आपको 90 क्वेश्चन आपको डेली मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है ना। तो बस आपको एक काम जरूर करना है, आपको शेयर करना है। चलिए बताइए, आप आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। बताइए निम्नलिखित ऐसा कौन सा कथन है जिससे आप सहमत हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के लिए नियंत्रित होता है। सेकंड है, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। या फोर्थ कह रहा है, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। आंसर कीजिए सभी लोग, आप किससे सहमत हैं, बताइए। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे आप सहमत हैं। तो अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित, पूर्ण रूप तो नहीं कह सकते क्योंकि जो अधिगम होता है खुद से भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि बाह्य रूप ही होगा, है ना। पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप आप नहीं कह सकते, इस चीज के कारण आपका यह पर रॉन्ग हो जाता है, पूर्ण रूप नहीं कह सकते हो। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इस अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं करे, तब तक घटित नहीं हो सकती। ये भी आपका निगेटिव टर्म्स है ना। ऐसी बात नहीं है कि जब तक आपका आकलन न कर लिया जाए तब तक आपका अधिगम नहीं हो सकता, है ना। अधिगम आपका प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती, ये भी आपका रॉन्ग है। अब देख ले, थर्ड में भी केवल की बात हो रही है ना, थर्ड में भी केवल की बात हो रही थी, इसलिए केवल के कारण आपका ये भी रॉन्ग है ना। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट, केवल के कारण ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है, ये भी आपका रॉन्ग होगा केवल के कारण। वह बाकी आपका अधिगम तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है, अधिगम होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है, लेकिन केवल वर्ड के कारण आपका निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्या कह रहा है, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम कैसा है, एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, ये आपका राइट ऑप्शन। रीजन क्या है, पहली बात तो इसमें ना तो केवल बताया गया है ना तो इसमें केवल ये कहा गया कि केवल अधिगम सामाजिक सांस्कृतिक के कारण घटित हो रहा है, ना तो किसी अदर की बात कर रहा है पर्सनली। हाँ, ये जरूर बता रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो ये आपको मालूम है कि समाज में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अपने घर में भी सीखने को मिलता है, हर जगह आपको सीखने को मिलता है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना।
कहीं प्रॉब्लम लगी होगी तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैसेज दीजिएगा, है ना। तो आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी है। रात्रि के 9 बजे यहाँ पर डेली इसी टाइम क्लास रहती है, सुबह के 12 बजे भी क्लास रहती है, और शाम को भी 5 बजे मैथ्स की क्लास रहती है। तो सभी लोग अटेंड करें क्लास, 3 क्लास ओम शिव शक्ति क्लासेस से आपको मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइएगा। कैमरे की क्लास थोड़ा कैमरे का इशू था, आज नहीं मिल पाया है, कल तक आपको शाम तक मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो आपके साथ ही हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सेशन बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जिन साथियों को समझ में नहीं आया होगा तो वो लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, यहाँ पर दिया होगा समथिंग, ये ठीक, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा फेसबुक का पेज है, सीटेड एंड एस्टेड विथ सरिता मैम से है, नाम से है। तो यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पर इन्वाइट कर सकते हो लाइक के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।